अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैंने एक बार फिर अनजान बनते हुए पूछा, हमारा दुश्मन चीन ही है ना? वो बोली, चीन भी है, मगर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान है। हमें पाकिस्तान को ख़त्म करना है। हम इसलिए एटम बम और एटमी रॉकेट मिसाइल बनाने के प्रोग्राम पर अमल कर रहे हैं। मैंने कहा, मगर शीला जी, पाकिस्तान तो हमसे बहुत छोटा मुल्क है, हमें उससे डरना नहीं चाहिए। हमारे इंडिया के पास तो बहुत बड़ी फौज है, पाकिस्तान के पास तो उसका तीसरा हिस्सा भी नहीं है। शीला ने कहा, लेकिन पाकिस्तान एक लड़ने मरने वाली बहादुर कौम है। उसका एक सिपाही हमारे 50 फौजियों का अकेला मुकाबला कर सकता है। और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि पाकिस्तानी फौजी मुसलमान हैं और वो अपने मज़हब की खातिर अपनी जान कुर्बान करना जानते हैं। ये बात हमारी कौम में और हमारी फ़ौज में नहीं है। हम हिंदू लोग बुनियादी तौर पर बुज़दिल और कारोबारी लोग हैं। हम सिर्फ दौलत इकट्ठी करना जानते हैं। वो बोलती चली जा रही थी। शराब के दूसरे पैग ने उसके शऊर की दूसरी दिफाई लाइन भी उड़ा दी थी। अब वो बात करते करते मौजू से हटने लगी थी। मैंने उसको मज़ीद कुरेदते हुए कहा, ये इसराइली फ़ौजी एक्सपर्ट कहाँ जा रहा है? बीस शीला ने दूसरा बल्कि तीसरा चौथा सिगरेट सुलगाते हुए कहा, बड़ा बदमाश है, इसकी एक गर्ल फ्रेंड भी इसके साथ है, भद्दी सी है। वो मुझे बता रही थी कि हम लोग पहले दिल्ली जाएंगे, वहाँ इंडियन आर्मी से मुलाकात करनी है, इसके बाद बम्बई जाएंगे। मैंने कहा, बम्बई में वो फिल्म स्टूडियो देखने जा रहे होंगे। बीस शीला के दिमाग और शऊर की तीसरी दिफाई लाइन पर शराब ने अटैक कर दिया था। उसके मुंह से पहली बार मैंने बड़ी फेज गाली सुनी। गाली खुदा जाने उसने किसको दी थी। कहने लगी, तुम भी कारोबारी बुज़दिल हिंदू हो, तुम्हें कुछ नहीं पता है। अरे बम्बई के पास एटमी रिएक्टर है, इसराइली वहाँ जा रहा है, क्या समझे? तुम्हारा गिलास अभी तक भरा हुआ नहीं है, ये फेयर नहीं है। मैंने अपना गिलास नीचे रखते हुए कहा, शीला जी, मैंने पी तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, फिर मैं तुमसे प्रेम कैसे कर सकूंगा? प्रेम के नाम पर उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा और बोली, कुमार जी, मैं पहली नज़र में तुमको अपना दिल यानी हार्ट दे बैठी थी, वरना मैं किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती, मगर तुम्हें देखते ही मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी थी। कुमार जी, क्या सचमुच तुम मुझसे प्रेम करते हो? मैंने उस औरत से इसराइली बशिंदे के बारे में जितनी मालूमात हासिल करनी थी कर चुका था। अब मुझे उससे कोई कर्ज नहीं थी। मैं चाहता था कि वो किसी तरह मेरे कमरे से निकल जाए। वो एक बाथरूम गई तो मैंने देखा कि उसके कदम ज़रा से लड़खड़ा गए थे। वो उठकर मेरे सोफे पर आ गई। वो मुझसे मोहब्बत की बातें करने लगी। इसमें कोई शक नहीं कि जब आदमी के सामने कोई दीनी या मुल्की सिक्योरिटी का मकसद हो तो मोहब्बत वगैरह की बातें बड़ी झूठी लगती हैं। बस अब मुझसे ये ना पूछें कि मैंने इस औरत मिस शीला से किस तरह निजात हासिल की। मुझे इतना याद है कि जब वो मेरे कमरे से निकल रही थी तो मुझसे सख्त नाराज़ थी, मुझे बुरा भला कह रही थी, बल्कि जाते हुए उसने मुझे गाली भी दी थी। उसके जाते ही मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद करके ऊपर से चटखनी लगा लिया। मैंने हीटर बंद कर दिया और कमरे की दूसरी खिड़की खोल दिया। दरवाज़ा इस डर से नहीं खोला कि कहीं मिशेला फिर से अंदर ना आ जाए। खिड़की में से ताज़ा हवा अंदर आने लगी। कुछ देर बाद जब कमरे की फिज़ा बेहतर हुई तो मैंने बत्ती बुझी और बिस्तर पर लेट कर सो गया। शुमाली इंडिया में सैलाब की सूरत हाल काफ़ी हद तक बेहतर हो गई थी। दरिया भी मामूल पर आ गए थे, मगर अभी तक ट्रेनों की आमदो रफ्त बहाल नहीं हुई थी। रेलवे लाइनों में जगह जगह शगाफ पड़ गए थे। मुझे बांडा के होटल में जब 4 रोज़ गुजर गया तो मैंने महसूस किया कि मेरे पास पैसे ख़त्म हो रहे हैं और वक्त भी ज़ाय हो रहा है। मैंने काफ़ी सोचो विचार के बाद फैसला किया कि मुझे यहाँ से जबलपुर की तरफ निकल जाना चाहिए। जबलपुर से मुझे कानपुर और दिल्ली जाने वाली ट्रेन मिल सकती थी, क्योंकि उस तरफ हालात इतना ख़राब नहीं थे। मैंने रेलवे स्टेशन जाकर पता किया तो उन्होंने कहा कि जबलपुर से अगर मैं बिलासपुर पहुंच जाऊं तो वहां से मुझे दिल्ली जाने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। ये बड़ा उल्टा सफ़र था, मगर इसके सिवा कोई चारा भी नहीं था। मालूम हुआ कि जबलपुर को गाड़ी दोपहर के बाद है। उस वक्त दिन के 10-11 बजे का टाइम हो गया। मैं होटल वापस आ गया। सबसे पहले मैंने होटल बॉय महमूद को अपनी कमीज़ उतार कर दिया और उसे कहा कि इसे 1 घंटे के अंदर ड्राई क्लीन करवा ले। वो मेरा बड़ा बरखुरदार बन गया था।
1 घंटे के अंदर अंदर ड्राई क्लीन करवा कर लिया। मैंने नहाकर कमीज पहन लिया। इसराइली रैकेटों का ब्लू प्रिंट तवीज़ की शक्ल में मेरे बाजू के साथ बाकायदा बंधा हुआ था। च्युइंगम टाइम बम भी मेरी जेब में थे। ये टाइम बम सिर्फ 6 अदद ही मेरे पास बाकी रह गए थे। इनकी बज़ाहिर कोई ज़रूरत भी नहीं थी। मैंने होटल में किसी को अपने जाने के बारे में न बताया। दोपहर का खाना खाया और कमरे को ताला लगाकर चाबी काउंटर पर दिया। मीशीला वहाँ नहीं थी। खुदा जाने रात को कहाँ सोई होगी और किस हालत में सोई होगी। मुझे उससे अब कोई सरोकार नहीं था। मेरी नज़रें अपनी अगली मंजिल की तरफ थीं। मैंने रिक्शा पकड़ा और बांडा के स्टेशन पर आ गया। जबलपुर नागपुर की जानिब ट्रेनों की आमदोरफ्त अभी तक थी। वहाँ किसी ने यह भी कहा कि दरियाई कावेरी में भी सैलाब आ रहा है, शायद जबलपुर से आगे गाड़ी ना जाए। मैंने सोचा कि चलो यहाँ से तो निकलते हैं, आगे जो होगा देखा जाएगा। दोपहर के बाद कोई 3 बजे के करीब एक गाड़ी जबलपुर से आई। उसे वापस नागपुर जाना था। मैं उसमें सवार हो गया। बांडा से जबलपुर का फासला काफ़ी था। रेलवे लाइन जुनूब की तरफ जाती है। शाम तक गाड़ी मामूल के मुताबिक चलती रही। जब रात हुई तो ट्रेन की रफ्तार भी हल्की हो गई और वो किसी किसी जगह ठहर भी जाती है। बहरहाल किसी न किसी तरह मैं जबलपुर पहुंच गया। जबलपुर वसी हिंदुस्तान का बड़ा अहम स्टेशन है। इस स्टेशन से कई तरफ ट्रेनें जाती हैं। पता चला कि यहाँ से बिलासपुर जाने वाली गाड़ी नागपुर से आएगी, फिर वही गाड़ी मुसाफिरों को लेकर बिलासपुर जाएगी। रात के 2 बजे यह गाड़ी जबलपुर पहुंची। मैं दूसरे मुसाफिरों के साथ उसमें सवार हो गया। मुसाफिरों ने बताया कि दरियाई कावेरी चढ़ा हुआ है। यहाँ से गाड़ी ने रेलवे लाइन बदल ली थी और जुनूब की तरफ जाने की बजाय ऊपर शुमाल की तरफ रुख कर लिया था। सारी रात ट्रेन चलती रही। अगले रोज सुबह हुई तो ट्रेन बिलासपुर से अभी काफ़ी दूर थी। दोनों जानब कभी खेत आ जाते, कभी घर, कभी मैदान और कभी ऊंची नीची पहाड़ियाँ और पथरीले टीले आ जाते थे। कई नदियाँ गुजरी। ये सब नदियाँ चढ़ी हुई थीं। इनका पानी किनारों से निकलकर खेतों और मैदानों में जा रहा था। एक जगह ट्रेन बड़ी आहिस्ता हो गई। मैंने खिड़की में से झांक कर देखा। रेलवे लाइन की दोनों जानिब पानी ही पानी था। एक स्टेशन आया तो ट्रेन वहाँ काफ़ी देर रुकी रही। एक मुसाफिर ने डब्बे में आकर बताया कि आगे दरिया में सैलाब है, रेलवे लाइन टूट चुकी है, इसलिए यहाँ से नागपुर कैलाशपुर की तरफ से होकर बिलासपुर जाएगी। मैं अजीब मुसीबत में फंस गया था। दिल्ली पहुँचना महाल हो गया था, मगर मैं सिवाय सब्र करने के और कुछ भी नहीं कर सकता था। ट्रेन वहीं से नागपुर जाने वाली रेलवे लाइन पर है। नागपुर की तरफ वसी हिंदुस्तान के तरीक जंगल शुरू हो जाते हैं। इन जंगलों की पहाड़ियाँ दूर से दिखाई दे रही थीं। ज़मीन ज़्यादातर जंगलाती थी, ऊंची नीची भी थी, कहीं पत्थर की चट्टानों का सिलसिला था। जंगल के दरख्तों के झुंड रेलवे लाइन के दोनों तरफ नमदार होते और ख़त्म होने का नाम ही ना लेते। ख़त्म होते तो घास के मैदान शुरू हो जाते, जिनमें कहीं खेतियाँ नजर आ जाती थीं। हमारे वजीराबाद, गोजरांवाला, हाफिजाबाद की तरह दूर तक फैले हुए सरसब्ज व शादाब खेत यहाँ बिल्कुल नहीं थे। मुसाफिरों की ज़बानें भी कई थीं, मगर साथ साथ हिंदुस्तानी ज़बान भी बोली जा रही थी। गाड़ी की रफ्तार हल्की हो गई थी। ये सारे का सारा इलाका किसी दरिया के सैलाब की जद में आ चुका था। कुछ खबर नहीं थी कि गाड़ी किस तरफ जा रही है और कहाँ पहुँचाएगी। एक जगह ट्रेन रुक गई। आगे रेलवे लाइन की मरम्मत की जा रही थी। यहाँ से रेंगती हुई चलकर वो मंगियाली नाम के एक नीम पहाड़ी छोटे से रेलवे स्टेशन पर आकर रुक गया। जब उसे काफ़ी देर हो गई तो मैं भी दूसरे मुसाफिरों के साथ उतर कर आगे गया। वहाँ एक टीटी खड़ा था। उसने बताया कि आगे रेलवे लाइन सैलाब में बह गई है। कुछ पता नहीं गाड़ी कितनी देर यहाँ रुके और ये भी हो सकता है कि हमें जबलपुर वापस जाना पड़ जाए। मुझे सख्त गुस्सा आ रहा था, मगर अंदर ही अंदर गुस्सा पी रहा था। यह वीरान वीरान सा स्टेशन था। किसी ने बताया कि मंगियाली का कस्बा अपनी बेद की लकड़ियों और सांपों की वजह से बहुत मशहूर है। जब प्लेटफार्म पर बैठे बैठे और टहलते मैं तंग आ गया और ट्रेन के आगे जाने या वापस जाने के बारे में अभी कोई फैसला नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा कि मंगियाली कस्बे में ही चला जाऊं। कुछ वक्त इसी तरह गुजर जाएगा। दिल में यह ख्याल भी था कि शायद इस कस्बे से आगे जाने वाली कोई लारी वगैरह मिल जाए, क्योंकि लारियां और बसें खतरा मोल लेकर भी चलती रहा करती हैं। मंगियाली का कस्बा पहाड़ी और नीम पहाड़ी दोनों के दरमियान था। कहीं ज़मीन ऊंची थी या ढलान थी।
2-3 खाली खाली बाजार थे, जिनमें एक मंजिला और 2 मंजिला पत्थर की दीवारों वाले मकान एक दूसरे के साथ साथ लगकर खड़े थे। लोग देहाती किस्म के थे और हिंदुओं की तरह धोती कुर्तों में मलबूस थे। कई लोगों के बदन पर सिवाय छोटी सी धोती के और कुछ नहीं था। बड़ी गरीबी थी। काले काले बीमार बीमार सूखे सूखे लोग थे। कई दुकानों पर बेद का बना हुआ सामान मसलन टोकरियां वगैरह बिक रही थीं, मगर गाहक न होने के बराबर थे। मैंने सुन लिया था कि ये कस्बा अपने जहरीले सांपों की वजह से भी मशहूर है। अभी तक मुझे वहाँ कोई सपेरा नजर नहीं आया था, क्योंकि जहाँ सांप ज्यादा हों सपेरे ज़रूर हुआ करते हैं। टहलते टहलते मैं कस्बे से बहरा गया। उस वक्त सूरज दूर भूरे रंग के टीलों के पीछे गरूब हो रहा था। मैं छोटे छोटे खेतों के दरमियान यूं ही सैर करता चला जा रहा था। सिगरेट मेरी उंगलियों में सुलग रहा था। कहीं कहीं खेतों में पानी भरा हुआ था। नारियल और ताड़ के दरख्त खेतों के किनारों पर उगे हुए थे। एक तरफ पहाड़ी थी। पहाड़ी के दामन में दरख्तों के झुंड ही झुंड थे। खुदा जाने ये किस किस्म के दरख्त थे कि इनकी छतरियां आपस में मिली हुई थीं। मैं दाएं जाने मुड़ गया कि यहाँ से वापस स्टेशन पर चलता हूँ। जिस तरफ मैं मुड़ा था उधर एक छोटा सा पहाड़ी रास्ता झाड़ियों में से जा रहा था। मैंने एक दरख्त के नीचे एक औरत को बैठे हुए देखा। औरत मेरी जानिब देख रही थी। उसके करीब से गुजरने लगा तो औरत हाथ बांधकर खड़ी हो गई। बूढ़ी औरत थी, रंग सियाह और बदन पर सिर्फ एक साड़ी ही थी। मैं उसे फकीर नहीं समझा। मैंने देखा कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने रोते हुए मुझे नमस्कार किया। बर्राई हुई आवाज़ में मुझसे पूछा, बेटा क्या तुम मुसलमान हो? मैं रुक गया। मैंने कहा, हाँ मैं मुसलमान हूँ। तुम क्यों पूछ रही हो? बूढ़ी औरत ने हाथ जोड़ रखे थे और रोते हुए बिलख कर कहने लगी, बेटा तुम्हें खुदा का वास्ता देती हूँ, मेरी बेटी की जान बचा लो। मैं बड़ा हैरान हुआ कि मैं इसकी बेटी की जान कैसे और कहाँ बचा सकता हूँ। वहाँ तो बूढ़ी औरत और मेरे सिवा कोई नहीं था। मैंने कहा, भाई मैं तुम्हारी बेटी की जान कैसे बचा सकता हूँ? ये लो 1 रुपया। बूढ़ी औरत ने रोते हुए कहा, बेटा मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं मुसीबत की मारी औरत हूँ। मेरी बेटी को ऐसी बीमारी लग गई है कि 2 दिन से बेहोश पड़ी है। हमारे गुरुजी ने कहा है कि मैं सूरज गरूब होने से पहले इस रास्ते पर आकर खड़ी हो जाऊं और मुझे कोई मुसलमान मिल जाए तो मेरी बेटी की जान बच जाएगी। मुझे इस औरत से हमदर्दी पैदा होने लगी थी। बेचारी ममता की मारी थी। मैंने कहा, मैया किसी मुसलमान के मिल जाने से तुम्हारी बेटी की जान कैसे बच सकेगी? औरत ने आंसू साड़ी के पल्लू से पूंछते हुए कहा, बेटा गुरुजी ने कहा है कि अगर वो मुसलमान मेरी बेटी को अपने हाथ से पानी पिला दे तो मेरी बेटी भली चंगी हो जाएगी। बेटा मैं कितनी सौभाग्यन हूँ कि मुझे तुम्हारे रूप में एक मुसलमान मिल गया है। मुझ पर दया करो, मुझ पर तरस खाओ। मेरे साथ चलकर अपने हाथ से मेरी बेटी को पानी पिला दो। मेरी बच्ची की जान बच जाएगी। वो मेरी एक ही बेटी है। अगर वो मर गई तो मैं भी जिंदा न रहूंगी। नदी में कूद कर जान दे दूंगी। मैंने सोचा कि अगर मेरे पानी पिलाने से इस औरत की बेटी की जान बच सकती है तो इसके साथ ज़रूर चले जाना चाहिए। यह महज सोम परस्ती ही थी। तभी मुझे उसकी माँ के जज्बात का ख्याल करते हुए उसकी बेटी को अपने हाथ से पानी पिला देना चाहिए। मेरी ट्रेन का कुछ पता नहीं था कि कब वापस रवाना होती है। गार्ड ने तो यही कहा था कि आधी रात तक आगे लाइन की हालत बेहतर होने का इंतज़ार करना पड़ेगा। मैंने औरत से कहा, भाई तुम्हारा घर कितनी दूर है? बूढ़ी औरत ने हाथ बांधकर बेहद खुशी का इजहार करते और मेरा बार बार शुक्रिया अदा करते हुए कहा, बेटा वो सामने दरख्तों में है। भगवान तेरा भला करे बेटा, तूने एक दुखियारी माँ की पुकार सुन लिया। वो मेरे आगे आगे चल पड़ी। रास्ते में उसने मुझे बताया कि हम हिंदू लोग हैं और देवी देवताओं की पूजा करते हैं। हम दरख्तों के झुंड के करीब होते जा रहे थे। ये दरख्तों के उन्हीं झुंडों में पहला झुंड था जो पहाड़ी के दामन में मुझे इस तरह मुड़ते नजर आए थे। इस तरफ से एक पगडंडी खेतों में से होती हुई रेलवे स्टेशन की तरफ जाती थी, लेकिन मैं उस तरफ ना मुड़ा और बूढ़ी औरत के साथ चलता आगे निकल गया। थोड़ी दूर चलने के बाद हम दरख्तों के दरमियान बने हुए बांस और नारियल की शाखों से बने हुए झोंपड़े के पास पहुंच गया। औरत हाथ जोड़कर बोली, बेटा मेरी बेटी अंदर है, अंदर आ जाओ। मैं उसके साथ झोंपड़े में दाखिल हो गया। झोंपड़े में खुश्क पत्तों के फर्श पर एक जवान औरत सीधी लेटी बेसुध पड़ी थी।
उसके सर की जाने मिट्टी की छोटी मटकियाँ पड़ी थी, जिनके ऊपर मिट्टी के प्याले औंधे पड़े थे। मैंने झुककर लड़की को देखा। वो होश में नहीं थी। उसका सांस भी आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। बूढ़ी औरत रोने लगी। बेटी, तेरे भाग जाग उठे। मुसलमान भाई तेरी मदद को आ गया है। गुरु जी का वचन पूरा होगा तो तू अच्छी हो जाएगी। बूढ़ी औरत ने जल्दी से एक मटकी में से थोड़ा सा पानी प्याले में डाला और मेरे हाथ में देते हुए कहा, बेटा, अपने शुभ हाथों से मेरी बेटी को एक घूंट पानी पिला दे। मुझे क्या एतराज़ हो सकता था। मैंने बेहोश लड़की का सर थोड़ा सा ऊपर उठाया, एक हाथ से लड़की का मुंह थोड़ा सा खोला और प्याला उसके मुंह के साथ लगाकर पानी उसके मुंह में डाल दिया। लड़की को खांसी आ गई। उसकी बूढ़ी माँ खुशी से निहाल हो गई। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। मुझे दुआएं दे देकर कहती जा रही थी, मेरी बेटी को होश आ गया, मेरी बच्ची को होश आ गया है। लड़की को होश जरूर आ गया था, मगर उसने अभी आंखें नहीं खोली थीं। बूढ़ी औरत ने लड़की का सर आहिस्ता से खुश्क पत्तों पर रख दिया और हाथ बांध कर बोली, बेटे, तूने मुझ बेवा औरत पर बड़ी कृपा की है। अब एक और कृपा करके मेरे हाथ से मीठा शरबत थोड़ा सा पी ले। यह शुभ शगुन है। उसने दूसरी मटकी से मिट्टी के प्याले में शरबत थोड़ा सा डालकर मेरे हाथों में थमाया और हाथ बांध कर बोली, मेरे बेटे, मैं तुम्हारी जन्म जन्म की उभारी होंगी। तूने मेरी बच्ची की जान बचा ली। मैंने इस औरत का दिल रखने के लिए शरबत का एक घूंट पी लिया। शरबत शायद गुड़ का था, बड़ा मीठा था। मैंने एक ही घूंट पिया और प्याला नीचे रखते हुए कहा, अच्छा माता जी, अब मैं चलता हूँ, मुझे स्टेशन पर पहुँचना है। औरत हाथ बांध कर उठ खड़ी हुई। मैंने उस वक्त महसूस किया कि वो हर तरफ घूर कर देख रही थी। उसकी आंखों में वो पहले वाला इज्जो इनकसार और आंसू नहीं थे। इस दौरान लड़की भी उठकर बैठ गई थी। मैं लड़की की तरफ एक निगाह डाल के झोंपड़े से बाहर चला गया। 2-3 कदम चलकर पीछे मुड़कर देखा। दोनों माँ बेटी झोंपड़ी के बाहर खड़ी थीं और मुझे बड़े गौर से देख रही थीं। उनमें से किसी ने मुझे हाथ जोड़कर अलविदाई नमस्कार न किया। मैंने दिल में सोचा कि आदमी की जब गर्ज पूरी हो जाती है तो वो कितनी जल्दी बदल जाता है। मैं बमुश्किल 6-7 कदम चला हूँगा कि मुझे चक्कर आया। यह चक्कर इतना शदीद था कि दरख्त मेरी आंखों के आगे घूम गया और मैं ज़मीन पर गिर पड़ा। इसके बाद मुझे कोई होश न रहा। जब होश आया तो मैंने अपने आप को बांस की एक चारपाई पर इस तरह जकड़े हुए पाया कि मेरे दोनों हाथ और दोनों पांव चारपाई के साथ बंधे हुए थे। सबसे पहला ख्याल मुझे आया वो ये था कि मेरे साथ धोखा हुआ है और वो दोनों औरतें फरार थीं। सवाल यह था कि यहाँ मुझे किस लिए लाया गया है, ये कौन लोग हैं, इन्होंने मुझे किस मकसद की खातर चारपाई पर बांध रखा है। इन सवालों का जवाब मेरे पास नहीं था। मैंने पूरा जोर लगाकर अपने हाथों की रस्सियां तोड़ाने की कोशिश की, मगर मेरे दोनों हाथ अलग अलग के सरहाने की जानिब चारपाई के बांस के साथ इतने पक्के बांधे गए थे और रस्सियां भी कुछ इस किस्म की थीं कि मेरे जोर लगाने से वो मेरी कलाइयों में धंसी महसूस हो रही थीं। मैं हैरान परेशान भी था और बेबस भी था। या अल्लाह, ये मेरे साथ अचानक क्या पेश आ गया है। आखिर वो फरार औरत कौन थी जिसने एक झूठा ड्रामा रचाकर मुझे अपने जाल में फंसाया और फिर बेहोशी का शरबत पिलाकर मुझे बेहोश कर दिया। यह छोटी सी नीम रोशन कोठड़ी थी जिसके सामने वाली दीवार के ताक में दिया जल रहा था। कोठड़ी में सिवाय इस चारपाई के जिसमें मैं जकड़ा हुआ था और कोई शय नजर नहीं आती थी। दीवारें ऐसी लग रही थीं जैसे किसी पहाड़ी के अंदर यह कोठड़ी बनाई गई हो। दीवार में पत्थर उभरे हुए थे। मैंने महसूस किया कि इसराइली एटमी रॉकेटों वाले ब्लू प्रिंट का तावीज़ मेरे बाजू के साथ ही बंधा हुआ था। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि किसी ने यह नहीं उतार लिया। मैं पतलून और जैकेट की जेबों में हाथ नहीं डाल सकता था, वरना देखता कि मेरा बटुआ और वो डब्बी जिसमें 6 चिंगम बम है मेरी जेब में है या नहीं है। मेरी हालत ऐसी थी कि मुझे खुद अपने आप पर रहम आ गया। इतना बेबस मैंने अपने आप को शायद ही कभी महसूस किया हो। मुझे इस नीम रोशन गारनुमा कोठड़ी का कोई दरवाज़ा दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे भूख भी लग रही थी और प्यास भी महसूस हो रही थी। इसका मतलब था कि बेहोश होने के बाद काफ़ी वक्त गुजर गया था। ज़रूर उस वक्त रात के 10-11 का टाइम हो गया। मुझे बाहर आदमियों की आवाज़ें और कदमों की चाप सुनाई दी। ये आवाज़ें वहाँ जहाँ कहीं भी दरवाज़ा था वहाँ आकर रुक गईं। एकदम सारी आवाज़ें खामोश हो गईं। फिर अचानक बीन बजने लगी।
یہ बीन सांप को नचाने के लिए बजाई जाती है। कोई 5-1 मिनट तक कोठरी के बाहर बीन बजती रही। अचानक बीन खामोश हो गई। कोई बाहर दरवाजे का ताला खोल रहा था। दरवाज़ा खुल गया। मुझे दिए की रोशनी में 4 अजीबोगरीब हुलिये वाले आदमी नजर आए। उनके सरों पर बड़े बड़े पगड़ बंधे थे। गले में मनकों की मालाएं थीं। सब की बड़ी बड़ी मूछें थीं। रंग काले थे। बदन पर गिरवे रंग के लंबे लंबे कुर्ते थे। एक आदमी के हाथ में बीन थी। उन्होंने आते ही मेरी चारपाई को उठाया और कोठरी से निकाल कर एक गारनुमा रास्ते से एक तरफ चल पड़े। वार में थोड़े थोड़े फासले पर दीवार में ताक थे जहाँ दिए जल रहे थे। ये कोई जंगली कबीले के लोग थे। शक्ल सूरत और बेन की वजह से मुझे ये सपेरे लगे। मुझे ट्रेन में सफ़र करते उस आदमी की बात याद आ गई जिसने मुझे इस कस्बे के बारे में कहा था कि यहाँ की बेद की टोकरियाँ और सांप बड़े मशहूर हैं। तो क्या सपेरे मुझे सांपों के आगे डालने के लिए ले जा रहे थे? मेरा जहन मऊफ नहीं था। मैं पूरी तरह होशो हवास में था और बराबर वहाँ से फरार होने के बारे में सोच रहा था। लेकिन इस वक्त मैं ये सोच रहा था कि ये लोग मुझे लेकर कहाँ जा रहे हैं। ये कोई गार था जो पहाड़ी के अंदर ही अंदर इधर उधर घूमता हुआ खुदा जाने किस तरफ चला जाता था।